नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी एमए हिस्ट्री की पीवाई की सीरीज चल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 से लेकर के 2025 तक के पीवाई क्यूज। एवरीडे हम एक या दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे, पीवाई क्यूज मिलेंगे और हर एक सब्जेक्ट के पीवाई क्यू आपको अपलोड मिलेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग मी, ओके। पीवाई की सीरीज में यूनिट वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें 3 और 4 यूनिट में हमारे टोटल पीवाई क्यू 5 है और ये 5 रिपीटेड हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कब कब रिपीट हुए हैं, इनके सन भी मैंने इनके साथ ही लिख दिए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आज का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मार्क्सिस्ट अप्रोचेस टू इंडियन नेशनलिज्म। जैसे हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर औपनिवेशिक अप्रोचेस क्या थी, ठीक है, और राष्ट्रवादी अप्रोचेस क्या थी। आज वैसे ही हम डिस्कस करने वाले हैं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, यानी कि मार्क्सवादी अप्रोचेस क्या है, क्या क्या पर्सपेक्टिव रहे उनके, ठीक है, ये देखेंगे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण उत्पादन और वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद कोई हमेशा से मौजूद भावना नहीं है भारत में, और भारत हमेशा से एक राष्ट्र भी नहीं रहा है, बल्कि एक ऐसा रास्ता जो आधुनिक समय में बना है। जब राष्ट्रवादी आंदोलन ने देश में एक महत्वपूर्ण स्थान की भूमिका निभाई, तब जाकर के राष्ट्रवाद उदय हुआ है। तो ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद पहले से मौजूद धारणा नहीं है, ये अभी विकसित हुआ है आधुनिक समय में, जब औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में नए वर्ग बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग और शिक्षित मध्यम वर्ग। और इन वर्ग का उदय होने का कारण क्या था? औपनिवेशिक जो अत्याचार बढ़ रहे थे ना, शोषण बढ़ रहा था, इसके खिलाफ ही लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट किया। इन वर्गों ने अलग अलग भूमिका निभाई राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इतिहासकार मानते हैं मार्क्सवादी भारतीय राष्ट्रवाद का विकास अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के खिलाफ हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसे एक वर्ग संघर्ष और आर्थिक हितों की उपज मानते हैं। क्योंकि वर्ग संघर्ष क्यों बोला? क्योंकि अलग अलग वर्ग के लोग क्या है इसमें अपना आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग रोल निभा रहे हैं, ठीक है, और अपनी आर्थिक हितों की उपज मानते हैं, यानी कि आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो थे उसका शोषण कर रहे थे, इसी वजह से कई सारे वर्गों ने इसके खिलाफ संघर्ष करे। मार्क्सवादियों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कोई एकात्मक संघर्ष नहीं था, बल्कि ये औपनिवेशिक शोषण और वर्गीय अंतर विरोधों, बुर्जुआ पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए चलाया गया एक बहुवर्गीय आंदोलन था। तो ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि कोई अपने मतलब कि निजी स्वार्थ के लिए कह लो, या फिर अपने लिए लड़ रहा था, आर्थिक हितों की पूरा करने के लिए लड़ रहा था, कोई एकात्मक संघर्ष, यूनिटी वाला संघर्ष नहीं था, ठीक है। अब सबसे पहले एम एन रॉय का दृष्टिकोण देख लेते हैं इसको लेकर के। तो एम एन रॉय की उनकी पुस्तक है इंडिया इन ट्रांजिशन। उसमें उन्होंने मार्क्सवादी व्याख्या दी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के। उनके अनुसार भारत में पूंजीवाद का विकास हो रहा था और भारतीय पूंजीपति वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहा था। तो औपनिवेशिक पूंजीवाद के विकास के कारण ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन विकसित होना स्टार्ट हो जाते हैं। भारत विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में प्रभाव में आ चुका था और भारतीय समाज में अब केवल सामंती वर्ग नहीं, बल्कि उभरता हुआ एक बुर्जुआ वर्ग भी था। ओवरऑल कहना चाह रहा है कि भारत में क्या हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था, जैसे अंग्रेज आए थे, वो औपनिवेशिक शक्ति आई थी, वैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था भी भारत में आ चुकी थी और राष्ट्रीय जो आंदोलन थे वो भी उभर रहे थे। और इसमें जो बुर्जुआ वर्ग थे अपने हितों की पूर्ति के लिए, ठीक है, वो सारे आंदोलन भी कर रहे थे, अलग अलग वर्ग आंदोलन कर रहे थे। और मजदूर वर्ग को भी उन्होंने क्रांतिकारी शक्ति माना है कि बुर्जुआ वर्ग तो ठीक है, बट जो हमारे किसान हैं, मजदूर वर्ग हैं, वो भी एक क्रांति करेंगे। मार्क्सवादी विचारधारा ज़्यादातर मजदूरों के ऊपर ही डिपेंड रहती है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन युवा बुर्जुआ वर्ग की आकांक्षाओं और राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधि था। तो ओवरऑल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में युवा जो बुर्जुआ वर्ग था वो ही शामिल था और वही इसका प्रतिनिधि कर रहा था। और एम एन राय ने कहा है कि इसमें मेन जो रोल अगर कोई क्रांति ला सकता है तो वो मजदूर वर्ग ही ला सकता है। नेक्स्ट है आर.पी. दत्त। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या दी है। उन्होंने कहा है कि 1857 का विद्रोह पुराने शासक और सामंती वर्ग का विद्रोह था। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना से हुई। वो मानते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो केवल और केवल शासक का विद्रोह था, सैनिकों का विद्रोह था, सामंती वर्ग का विद्रोह था, और उसमें कोई एक यूनिटी नहीं थी, ठीक है।
इसलिए वो कहते हैं कि केवल ये पुराने शासक अपनी सत्ता को बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन असली आंदोलन की शुरुआत होती है वो 1885 से होती है, जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। वैसे तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, अपने बेनिफिट के लिए अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी थी, बट बाद में ये कांग्रेस जो है राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने लगती है, अलग अलग मूवमेंट चलाने लगती है और लोगों की भलाई के बारे में, मतलब कि एकजुटता लाने लगती है पूरे भारत में। ठीक है, तो दत्त के अनुसार कांग्रेस प्रारंभ में क्या थी, शिक्षित मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग का संगठन था। बाद में उसने किसान, मजदूर, इन सब के आंदोलन को भी स्टार्ट कर दिया, शामिल करना। और आरपी दत्त ने गांधी जी की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस आंदोलन को पूरी तरह क्रांतिकारी दिशा में नहीं ले जाना चाहती थी, और गांधी जी को बुर्जुआ वर्ग का मुखौटा भी वो मानते थे, क्योंकि वो देखते थे कि एक तरफ तो वो अंग्रेजों के खिलाफ हैं, बट दूसरी तरफ वो उन लोगों को भी नुकसान नहीं होने देना चाहते थे जो अमीर वर्ग थे, जो बुर्जुआ वर्ग थे, क्योंकि जैसे लोग वो इसलिए वो हिंसा को मना करते थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा से ही हम अपना रास्ता चुनेंगे। तो जैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, तो असहयोग आंदोलन शुरू में तो सही चल रहा था, बट एंड टाइम पे आते आते वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है, कई सारे लोग जुड़ने लगते हैं और हिंसा का रूप ले लेता है, और इसी वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो बुर्जुआ वर्ग क्यों क्यों बचाना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादातर जो थे एलीट लोग थे, बुर्जुआ वर्ग थे, अमीर वर्ग थे, ठीक है, इसलिए वो कांग्रेस के बाहर और भीतर संपन्न वर्ग के लिए खतरा ना बने, ये जो आंदोलन चल रहे हैं, इसी वजह से वो अंग्रेजों के खिलाफ तो थे, बट हिंसा को भी मना करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही एक और आंदोलन था, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, को भी इन्होंने इसी तरह समाप्त कर दिया था। तो ये दो बड़े ऐसे आंदोलन थे कि अपनी पूरी पीक पर थे, और शायद अंग्रेजों को झुकना पड़ता हमारे आगे अगर ये ख़त्म नहीं करते, अगर इनको रोका नहीं जाता गांधी जी के द्वारा। बट क्या हुआ, अपने कांग्रेस में जो लोग थे, अमीर वर्ग थे, उनको बचाने के लिए, उनको कोई नुकसान ना हो, इसी वजह से वो चुप रहते थे, यानी कि हिंसा को बढ़ावा नहीं देते थे। तो ये एक कारण मानते हैं आरपी दत्त। दत्त कांग्रेस को दोहरा चरित्र वाला बताते हैं, और एक तरफ वो कहते हैं अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन, और दूसरी ओर आंदोलन हिंसक हो जाने का डर था उन्हें, जो उसके हितों और विशेष अधिकारों के लिए खतरा बन सकता था। उनके अनुसार कांग्रेस की नीति दबाव, समझौता, दबाव पर आधारित थी। अब इस नीति को हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ी देर में आने वाला है। ए.आर. देसाई का दृष्टिकोण। ए.आर. देसाई ने अपनी पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948 में भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार से वर्णन किया है यहाँ पर। और देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 चरणों में विकसित हुआ था। प्रत्येक चरण का संबंध एक विशेष सामाजिक वर्ग से था। पहला चरण है, आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवियों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, और ये अंग्रेजी शिक्षक की देन था, राजा राममोहन राय इसमें शामिल थे। मतलब कि ऐसे लोग इसके नेतृत्व कर रहे थे जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके आए हुए थे, ठीक है, और वो सुधार करना चाहते थे समाज में। तो पहला चरण तो ये था। दूसरे चरण में नए मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ था, और कांग्रेस ने प्रशासनिक सुधार, भारतीयकरण और धन निकासी रोकने की भी मांग उठाई थी। तीसरा चरण आता है स्वदेशी आंदोलन, ये 1918 तक जारी रहा था, और राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार विस्तृत हुआ, और निम्न मध्यम वर्ग भी इसमें शामिल हुआ, यानी कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, और यानी कि अपनी चीज़ें, अपने देश की चीज़ें यूज़ करना और अंग्रेजी की चीज़ों को तिरस्कार करना, ये सारा चीज़ आंदोलन चलाए गए थे। इसमें निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी शामिल हो गए थे। चौथा वाला चरण है, इसमें रोलेट सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में किसान, मजदूर, आम जनता इस आंदोलन से जोड़ने लगी थी, और फिर देसाई के अनुसार नेतृत्व पूंजीपति वर्ग के हाथ में रहा। मतलब कि आम जनता तो जुड़ी, बट फिर भी जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो फिर भी पूंजीपति वर्ग के प्रभाव में थी। पांचवा चरण आता है 1934 से 1939 के दौरान, कांग्रेस सोशलिस्ट समूह उभरा। एक और नया समूह आता है, सोशलिस्ट समूह। अब ये कांग्रेस में ही से कुछ लोग थे जो कांग्रेस से खुश नहीं थे, उसकी नीतियों से, तो इन्होंने एक अपना सोशलिस्ट समूह बनाया, और उसमें किसान, मजदूर, वंचित जातियां और जो भी अन्य समूह थे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। ठीक है, तो सबका अपना अपना चरण है, सबके अलग अलग ग्रुप हैं, और अपने अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में। नेक्स्ट दृष्टिकोण है V.I. पावलोव का। ये सोवियत इतिहासकार थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अलग अलग चरणों और बुर्जुआ वर्ग के बीच में संबंध स्थापित किया है। उनके अनुसार आंदोलन का जो शुरुआती चरण था, उसमें बड़े जो दलाल बुर्जुआ वर्ग थे, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ मजबूती से खड़े नहीं थे, क्यों बाद में
जो औद्योगिक बुर्जुआ था, जिसका हित स्थानीय बाजारों से जुड़ा हुआ था, आंदोलन का समर्थक बना और निम्न बुर्जुआ वर्ग ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। यानी कि जो ज़्यादा रईस लोग थे ना, जो दलाली टाइप में करते थे, बहुत बड़े बड़े रिच जो ऐसी कंपनियों में काम करते थे, ऐसे अधिकारी वगैरह थे जो ब्रिटिश के अधीन थी और सारा सिस्टम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता था, तो वो इस आंदोलन में एकदम सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। इतना मजबूती उन्होंने नहीं दिखाई इन आंदोलनों में। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये हमारा शोषण हो रहा है या हमें मतलब कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, या अब हमें आम जनता से जुड़ना चाहिए, स्थानीय बाज़ारों से जुड़ना चाहिए, जिसका क्योंकि अपने हित के लिए देख रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन का समर्थन करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें मेनली जो पार्टिसिपेट करते हैं निम्न बुर्जुआ वर्ग के जो लोग होते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ में ज़्यादा संघर्ष किया, ज़्यादा भूमिका निभाई। ठीक है? तो ये सोवियत इतिहासकार का मानना है। नेक्स्ट हेडिंग है बिपिन चंद्र की आलोचना। अब जितने भी हमने मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ के आए हैं, जितने भी इतिहास लेखन है मार्क्सवादी, उसके ये आलोचक रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, उन्होंने इसमें बताया है। ठीक है, वो कहते हैं कि इसमें स्वतंत्र विचारों की भूमिका को भी बल दिया है। बिपिन चंद्र के अनुसार राष्ट्रवादी नेताओं को केवल किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि मानना उचित नहीं है। विचार केवल आर्थिक संबंधों से निर्धारित नहीं होते, बल्कि उनकी अपनी स्वतंत्र भूमिका भी होती है। तो वो स्वतंत्र भूमिका पर बल देता है। वो कहते हैं कि मार्क्सवादी विचारकों ने केवल ये मान लिया है कि राष्ट्रवादी नेता एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधि कर रहे थे, जो कि कहना अनुचित है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक वर्ग का प्रतिनिधि नहीं था और ना कोई विशेष वर्ग के बारे में सोचने का टाइम था, और ना ही ये नेता ऐसा कर रहे थे। विचार तो एक आर्थिक संबंधों को निर्धारित नहीं करता है। वो कहता है कि ये अपने एक इंडिविजुअल रोल निभाते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली रोल निभाते हैं, उस पर बल देते हैं ये लोग। उन्होंने कहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता व्यापक राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्हें केवल पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि मानना सही नहीं होगा। ठीक है, और जो बिपिन चंद्र है वो मार्क्सवादी की आलोचना भी करते हैं, लेकिन दत्त और देसाई जो कि मार्क्सवादी थे, उनके कुछ पॉइंट से सहमत भी होते हैं। तो पहला पॉइंट है राष्ट्रवादी नेतृत्व द्वारा शांतिपूर्ण और अहिंसक संघर्ष का नजरिया अपनाया जाना, ताकि संपत्तिशाली वर्ग के हितों को खतरा न हो। गांधी जी ने क्या करा था, हिंसा के खिलाफ थे और अहिंसक को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। ठीक है, यानी कि अहिंसा परमो धर्म मानते थे। लेकिन वो क्यों करते थे, इसके पीछे दत्त बताते थे कि वो बेनिफिट देख रहे थे, जो बुर्जुआ लोग हैं, जो अमीर वर्ग हैं कांग्रेस के अंदर, उनको बचाना चाहते थे, उनके हितों की रक्षा करना चाहते थे, क्योंकि अगर आंदोलन होगा तो इन लोगों को भी घसीटा जाएगा, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ उनको भी प्रॉफिट होता है कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को वो बचाना चाहते थे। इसी वजह से ये कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी जो नेतृत्व कर रहे थे ना, वो शांतिपूर्ण और अहिंसक इसलिए था क्योंकि वो संपत्तिशाली जो वर्ग थे उनके हितों को बचाना चाहते थे, उनके प्रॉफिट को कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते थे। दूसरे पॉइंट से वो क्या सहमत होते हैं, भारतीय जनता व राष्ट्रवादियों के बीच रिश्ते हमेशा से ही समस्याग्रस्त थे। यानी कि जो आम जनता थी, भारतीय जनता और राष्ट्रवादी जो थे, वो उनके बीच में रिश्ते ज़्यादा खास नहीं रहे थे। जो नरम दल वाले नेता थे, वो जनता की कोई भूमिका नहीं थी। यानी कि वो कहते थे कि मतलब कि उनकी ज़्यादा भूमिका क्रेडिट नहीं लेते थे कि जनता कुछ भी रोल नहीं निभाती है। और गांधीवादी आंदोलन में किसान वर्ग, मजदूर, आम जनता, इन सबको शामिल तो कर लिया। पहले तो ये एक तरीके से कुछ अमीर वर्ग लोग शामिल थे, एकदम जो शिक्षित वर्ग था वही शामिल था, लेकिन बाद में इन लोगों को शामिल किया गया, मजदूर वर्ग को। लेकिन फिर भी जो निर्णय लेने का जो प्रोसेस था, वो उसमें आम जनता या किसान मजदूरों को शामिल नहीं किया गया। अभी भी बुर्जुआ वर्ग के लोगों के पास ही उसका पूरा शक्ति थी। ठीक है, राष्ट्रवादी नेता आंदोलन के सभी चरणों में इस बात पर जोर देते हैं कि राष्ट्रीय आज़ादी हासिल करने की प्रक्रिया विकासवादी होगी, ना कि क्रांतिकारी। तो पहले ही जैसे हमने पढ़ा कि वो हिंसा में बिलीव नहीं रखते थे, वो अहिंसक थे। ठीक है, तो वो ये कि वो क्रांति को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, ताकि वो कहते हैं कि हम अंग्रेजों पे या औपनिवेशिक शासन पर दबाव बना सके और जिससे हमें अपनी चीज़ें हासिल हो जाए। तो इसमें विपिन चंद्र ने बताया कि गांधीवादी रणनीति में पहले आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों पर दबाव बनाया जाता था, फिर परिस्थितियों के अनुसार समझौता किया जाता था और बाद में दोबारा आंदोलन शुरू किया जाता था। तो यही थी उनकी दबाव समझौता दबाव नीति। ठीक है, तो ये मेन है कि विपिन चंद्र कहता है कि पहले उस पर अंग्रेजों पर दबाव बना और फिर उनको मानने ही पड़ेंगे हमारे समझौते, फिर दोबारा आंदोलन स्टार्ट कर दो, फिर दोबारा दबाव बना, इस टाइप से चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, एक दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी।
अब आते हैं मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक आधार और विचारधारा राजनीतिक रणनीति का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाला राष्ट्रीय आंदोलन वास्तव में बुर्जुआ लोकतंत्र आंदोलन था। यानी कि जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जो कांग्रेस मेन लीड कर रही थी वो केवल और केवल उन लोगों को शामिल किया गया था जो बुर्जुआ लोग थे। ठीक है, बुर्जुआ लोकतांत्रिक आंदोलन था। यह आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध था, इसलिए इसमें समाज के विभिन्न वर्ग शामिल थे। ठीक है, लेकिन आंदोलन का जो वास्तविक नियंत्रण था किसके पास था? जो औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग थे उनके हाथों में ही रहा। जो लीड कौन कर रहे थे? जो बड़े वर्चस्वशाली लोग थे, केवल वो ही लीड कर रहे थे। 1885 से लेकर के 1947 तक कांग्रेस में बुर्जुआ वर्ग का प्रभाव बना ही रहा था और गांधी जी के नेतृत्व में जन भागीदारी बढ़ी। परंतु जो मार्क्सवादी इतिहासकार के अनुसार इससे कांग्रेस के वर्ग चरित्र में मूल परिवर्तन नहीं हुआ। गांधीवादी युग में भी कांग्रेस पर बुर्जुआ वर्ग का प्रभाव बना रहा। यानी कि चाहे स्टार्टिंग से ले लो चाहे कोई चेंज आने के बाद इसमें कोई जैसी थी कांग्रेस वैसी ही बनी रही। मतलब कि उसमें जो बुर्जुआ वर्ग थे, जो अमीर लोग थे कांग्रेस में बड़े बड़े, ठीक है, उनका ही प्रभाव ज़्यादा था। बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक, एक और पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में लिखा है कांग्रेस को केवल पूंजीपति वर्ग का संगठन नहीं मानना है। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो गलत है, कि वो कि कहते हैं कि ये केवल पूंजीपति वर्ग का संगठन था। तो वो मना करते हैं कि कांग्रेस को केवल पूंजीपति वर्ग का संगठन नहीं मानना है, राष्ट्रीय आंदोलन को दबाव समझौता दबाव की रणनीति के रूप में समझना है। तो बिपिन चंद्र फोकस करता है दबाव समझौता दबाव की नीति। आंदोलन का उद्देश्य केवल सत्ता को प्राप्त करना नहीं था बल्कि जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना भी था। तो कांग्रेस के एक तरीके के सपोर्ट में कह सकते हैं, ये बोलते हैं कि ये कांग्रेस को अच्छा मानते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम हमारा उद्देश्य क्या है? सत्ता को ही प्राप्त करना नहीं है, जनता को जागरूक करना है, राजनीतिक रूप से जागरूक करना है, पॉलिटिकल सिस्टम को समझाना है हमें जनता को, ये चीज़ मानते हैं। बिपिन चंद्र गांधी के दृष्टिकोण पर ध्यान देते हैं। बिपिन चंद्र के अनुसार गांधीवादी केवल पूंजीपति वर्ग का उपकरण नहीं था। गांधी जी ने जनता को संगठित करने और राष्ट्रीय चेतना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जन आंदोलन करे, उसको व्यापक फैला। गांधीवादी रणनीति, सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जन संगठन, नैतिक दबाव, ये सारी चीज़ें गांधी जी ने चलाई ताकि पूरा सबको इकट्ठा किया जा सके, एक संगठन बना करके औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ा जा सके। कांग्रेस का बदलता स्वरूप, धीरे धीरे कांग्रेस जो थी बदलना स्टार्ट हो जाती है। शुरू में वो पहले शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित रहती है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? बाद में मजदूर किसान वगैरह भी शामिल होने लगते हैं। पहले उसकी सीमित मांगी थी क्योंकि पहले उसके हितों को ध्यान में रखा जा रहा था, लेकिन बाद में इसको ब्रॉड किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई फिर बाद में, और आम जनता की भागीदारी को भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी। कांग्रेस में भी थोड़े चेंजेस आने लग गए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व को अगर जानना है तो राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या करा? भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता पैदा कर दी, जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक कर दिया, अंग्रेज शासन की वैधता को चुनौती दी कि अंग्रेज शासन अब ज़्यादा दिन तक हमारे भारत में नहीं टिक सकता है, भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा दी। और इसमें एक और पर्सपेक्टिव आता है सुमित सरकार, जो कि मार्क्सवादी व्याख्या की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण सरल वर्गीय व्याख्या की आलोचना की है। उनके अनुसार यह मान लेना गलत है कि हर राजनीतिक कार्यवाही के पीछे केवल आर्थिक कारण ही होते हैं। नरम दल और गरम दल के बीच का अंतर केवल वर्गीय अंतर नहीं था। राष्ट्रवादी आंदोलन को केवल बुर्जुआ वर्ग का आंदोलन कहना अधूरा दृष्टिकोण है। तो सुमित सरकार यहाँ पर कहते हैं कि हमें यही नहीं देखना चाहिए कि सारे जितने भी आंदोलन या राजनीतिक जितनी भी कार्रवाई हो रही है उनके पीछे तुम्हारा बस आर्थिक लाभ है इसलिए हो रही है। ऐसा नहीं होता हर जगह और हर कहीं। ये भी नहीं कहना है कि ये केवल बुर्जुआ वर्ग के ही आंदोलन था। ठीक है, क्योंकि इसमें बुर्जुआ वर्ग के शामिल थे या अमीर वर्ग भी शामिल थे कांग्रेस के, ऐसा भी नहीं मानना है। तो ये सुमित सरकार मार्क्सवादी की आलोचना करते हुए कहते हैं। राजनीतिक विचार, संस्कृति, नेतृत्व, वैचारिक संघर्ष भी आंदोलन को प्रभावित करते हैं। यानी कि और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, यही फैक्टर ना होकर के और भी फैक्टर होते हैं जो कि आंदोलन को प्रभावित करते हैं। विचारधारा के महत्व को बताते हैं कि सुमित सरकार ने कहा है कि राष्ट्रवादी आंदोलन में विचारधारा की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केवल आर्थिक हितों से आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती है। राजनीतिक नेतृत्व जनता को प्रेरित करता है, नई चेतना पैदा करता है। सरकार ने एक बुद्धिजीवी यानी कि ग्रामसी की अवधारणा का उपयोग किया। ग्रामसी की अवधारणा जैविक बुद्धिजीवी। सुमित सरकार ने ग्रामसी के जैविक बुद्धिजीवी सिद्धांत को अपनाया। इसका अर्थ है ऐसे बुद्धिजीवी जो सीधे समाज और जनता से जुड़े होते हैं, वे जनता के अनुभवों और समस्याओं को समझते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि उत्पादन जो प्रक्रियाएं और समाज से सीधा संबंध होता है, जनता के हितों का प्रतिनिधि करते हैं ये, और सामाजिक परिवर्तन में ज़्यादा मेन रोल निभाता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। और परंपरागत बुद्धिजीवी वो होते हैं इसके विपरीत कि परंपरागत बुद्धिजीवी समाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं होते हैं, वे अक्सर उच्च वर्ग से आते हैं, उनका जनता से सीधा संपर्क नहीं होता।
बंगाली स्वदेशी आंदोलन पर सुमित सरकार ने कहा है कि बंगाल स्वदेशी आंदोलन के नेता शिक्षित मध्यम वर्ग से आए थे, वे व्यापार या उद्योग से जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे परंपरागत बुद्धिजीवी कहा है, जो किसी परंपरा या मतलब कि नॉर्मली किसी व्यापार उद्योग से नहीं जुड़े हैं, वो परंपरागत एक शिक्षित वर्ग है। ठीक है। अब शुरुआती राष्ट्रवादी नेता जो थे, विचारधारा थी और शिक्षा से प्रभावित था, केवल आर्थिक वर्ग से नहीं। राष्ट्रवादी नेता और बुर्जुआ वर्ग जो था, सुमित सरकार का मानना है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता सीधे बुर्जुआ वर्ग से जुड़ा नहीं थे, लेकिन समय के साथ उनका संबंध बुर्जुआ हितों से बढ़ने लगा था। यानी कि वो पहले ऐसे नहीं थे, वो केवल पहले शिक्षित वर्ग से प्रभावित थे, फिर शिक्षा वगैरह लेकर आए थे, वो आर्थिक रूप वर्ग से प्रभावित नहीं थे, वो फिर बाद में धीरे धीरे वो बुर्जुआ वर्ग से जुड़ने लगे थे। ठीक है, अपने हितों को बढ़ाने लगे थे। गांधीवादी आंदोलन पर सुमित सरकार ने अपने दृष्टिकोण दिया है। उनकी एक पुस्तक है राइटिंग ऑफ सोशल हिस्ट्री 1985 में, उन्होंने उसमें विचार दिया कि स्वदेशी आंदोलन के बाद बुर्जुआ वर्ग की भूमिका जो थी बढ़ गई थी। सवर्णीय आंदोलन के समय पूंजीपति वर्ग का प्रभाव अधिक दिखाई देता है और गांधीवादी नेतृत्व पूरी तरह पूंजीपतियों का उपकरण नहीं था। यानी कि जैसे मार्क्सवादी मानता है कि पूंजीपति वर्ग का ही पूरा सपोर्टिंग सिस्टम था, उन्हीं के वजह से उन्होंने हिंसा वगैरह को मना कर दिया था। तो लेकिन इस सुमित सरकार कहता है कि गांधीवादी जो नेतृत्व यानी लीडरशिप थी ना, वो पूरी तरह पूंजीपतियों का उपकरण नहीं थी, यानी कि उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं था। गांधी जी और बुर्जुआ वर्ग के बारे में सुमित सरकार कहता है कि गांधी जी को केवल पूंजीपति वर्ग का हथियार कहना गलत होगा और गांधीवादी आंदोलन का आधार केवल व्यापक जनता थी। ठीक है, जनता का सपोर्ट सिस्टम। फिर गांधी की लीडरशिप में कुछ ऐसी चीजें थी कि वो डायरेक्ट व्यापारी वर्ग के हितों से मेल खाती थी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधीवादी नेतृत्व और भारतीय व्यावसायिक वर्ग के बीच कुछ समझौते और सहयोग मौजूद थे। कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा कि एक दूसरे से संबंध समझौते वगैरह भी होंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम प्रकृति को समझें, सुमित सरकार के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुवर्गीय आंदोलन था। इसमें किसान, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग, ये सारे लोग शामिल थे। वैचारिक संघर्ष था, सामाजिक विरोधाभास भी मौजूद थे। तो ओवरऑल निष्कर्ष इस पूरे टॉपिक का निकल के आता है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने भारतीय राष्ट्रवाद को आर्थिक, सामाजिक और वर्गीय संबंध के आधार पर समझने में मदद करी है, प्रयास किया है। इसमें एम.एन. रॉय, आर.पी. दत्त, ए.आर. देसाई, ये कुछ इतिहासकार हैं जो कि मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में वर्गीय शक्तियों, आर्थिक परिवर्तनों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। लेकिन बाद के जो इतिहासकार हैं वो मार्क्सवादी की आलोचना भी करते हैं, मार्क्सवादी लेखन की आलोचना करते हैं, उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। फिर भी भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा ये आज का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। थोड़ा लॉन्ग हो गया बट डीप वे में है। आपको कोई भी दिक्कत एग्ज़ाम में नहीं होगी लिखने के लिए। तो अगर आप चैनल पर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही मोर वीडियो पाने के लिए हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।